हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप लोग का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। संध्या 6:30 बजे हैं और मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूँ लेकर बिहार एसएससी CGL3 रुक्मणी पब्लिकेशन यानी द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के साथ। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिए और अपने आने वाले एग्जाम जैसे ग्रुप डी हो गया, BPSC हो गया या फिर बिहार दरोगा हो गया, तो इन सारे एग्जामों में भी आप लोग को इन प्रश्नों से काफ़ी सहयोग मिल सकते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर करें। और आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 12। तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और आप लोग को अगर पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 12 का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न कह रहा है आप लोगों का, मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग इसका आंसर करें और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा कुम्हरार। ठीक है, और कुम्हरार कहाँ है, तो कुम्हरार है पटना में। और आप लोग कह सकते हैं कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, और आप लोग कह सकते हैं कि मगध की राजधानी कहाँ थी, तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो थी आपकी राजगिरी। ठीक है, तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। और वैशाली जो थी वो किसकी राजधानी थी, तो आप लोग कह सकते हैं कि विश्व की प्रथम गणतंत्र कौन था, तो लिच्छवी। तो और लिच्छवी की राजधानी थी आपकी वैशाली। और वहीं सासाराम में क्या है, तो सासाराम में आप कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी का मकबरा है। ठीक है, तो ये सारी बात आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा। दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी कहलाती है। तो आप लोग को बताना है कि ये क्या कहलाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, ये भूसंधि कहलाती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि जल संधि, तो जल संधि किसको कहते हैं, तो जो दो बड़े जल खंड को आप लोग कह सकते हैं कि जोड़ता हो तो उसे जल संधि कहते हैं। और जल संधि के द्वारा दो भूमि क्षेत्र को अलग किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग प्रायद्वीप किसे कहते हैं आप लोग जानते होंगे, तो प्रायद्वीप जो है वो आप लोग कह सकते हैं जो भूमि तीन ओर से जल से घिरा रहता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना प्रायद्वीप भारत, तो भारत का दक्षिणी भाग क्या है, वो तीन ओर से क्या है, तो जल से घिरा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग उसे प्रायद्वीप भारत कहते हैं। ठीक है, अब द्वीप आप लोग जानते होंगे, तो द्वीप क्या होता है, जो भूस्थल चारों ओर से पानी से घिरा रहता है उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीसरा। और तीसरा प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है। तो आप लोग को बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी हो जाएगा राज्यसभा। क्योंकि राज्यसभा के अध्यक्षता कौन करते हैं, तो राज्यसभा की अध्यक्षता जो है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। और ये बात जो है आप लोग को अनुच्छेद 64 में कही गई है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि ये बात अनुच्छेद 64 के तहत कही गई है कि राष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है, अब आप लोग याद रखिएगा कि राज्यसभा क्या है, तो आप लोग कह सकते हैं कि उच्च सदन है, और क्या है, तो अस्थायी सदन है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पे। और 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिएगा चौथा का। और चौथा का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, सही हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और ये कब से कब तक थे, तो आप लोग याद रखिएगा 1940। ठीक है, 1940 से 1945 के बीच ये रहते हैं। ठीक है, और क्योंकि इस दौरान क्या हुआ था, तो कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये कब बनते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 1923 में दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन होता है, इसमें इनके द्वारा ही अध्यक्षता की जाती है। और ये उसी दौरान बनते हैं कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पे। और 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो देखिए कल अपना स्वतंत्रता दिवस था और आप लोग ये क्वेश्चन जरूर पढ़े होंगे उस अवसर पे। तो क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पिंगले वेंकैया के द्वारा किया गया था। ठीक है, और वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन है जिन्होंने भारत का प्रथम कह सकते हैं कि ध्वज फहराया था, तो इसका सही उत्तर है आप लोग का मैडम भीखाजी कामा के द्वारा
कहाँ, तो स्टुअर्टगार्ट में फहराया जाता है 22 अगस्त 1907 को। ठीक है, तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा। और इसमें जैसे कि सरोजनी नायडू है, तो सरोजनी नायडू क्या थी, तो आप लोग कह सकते हैं कि प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। और आप लोग विजय लक्ष्मी पंडित का याद रख सकते हैं, ये क्या है, तो यूएनओ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली विजय लक्ष्मी पंडित है। ठीक है, और वहीं एनी बेसेंट को आप लोग याद रख सकते हैं कि प्रथम महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता करती है। ठीक है, तो आप लोग ये सारी बात को याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 पे, और 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व की पहली CO2 उत्सर्जन शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी जो हो जाएगा यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन संघ हम लोग कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग इसी में याद रख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और इसके कितने सदस्य हैं, तो इसमें 27 देश सदस्य हैं। ठीक है, अगर वहीं हम लोग बात करें आसियान की, तो आसियान क्या है, तो आसियान की स्थापना जो है वो 1967 में होती है। ठीक है, और आप लोग इसका याद रखिएगा मुख्यालय कहाँ है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में, और इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो 10 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। ठीक है, वहीं बात करें हम लोग UNEP की, तो UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल क्या, तो प्रोग्राम। ठीक है, तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है वो UNEP का फुल फॉर्म होता है, और इसकी स्थापना जो है वो 1972 में होती है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नैरोबी केन्या में है। और वहीं बात करें हम लोग सार्क की, तो सार्क जो है वो क्या है, तो आप लोग कह सकते हैं कि इसका स्थापना जो है वो कितना, तो 1985 में हुआ था सार्क की स्थापना, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल में है। वहीं इसकी सदस्य देश की बात करें तो इसमें 8 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, और जिसमें से एक आप लोग कह सकते हैं कि भारत भी इसका सदस्य है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 7वां, और 7वां नंबर प्रश्न कर रहा है, विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अवदान कहाँ है? तो आप लोग को बताना है कि यह अवदान कहाँ है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ईरान में ये तेल शोधक कारखाना अवदान है। ठीक है, और वहीं हम लोग बात करें कि विश्व की या भारत या विश्व कहिए, विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधक कारखाना कौन सी है, तो आप लोग याद रखिएगा जामनगर जो गुजरात में है वो विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, और वो रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के द्वारा आप लोग कह सकते हैं कि चलाया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए इसी में आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा कि ओपेक जो है वो आप लोग कह सकते हैं पेट्रोलियम उत्पादक देशों का क्या है, तो संगठन है ओपेक। और ओपेक की मुख्यालय कहाँ है, तो ओपेक का मुख्यालय जो है वो ऑस्ट्रिया वियना में है। ठीक है, आप लोग ये जरूर याद रखिएगा। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ओपेक का फुल फॉर्म है क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 8, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा USA से लिया गया है न्यायिक समीक्षा की। ठीक है, वहीं हम लोग बात करें कि इंग्लैंड से क्या लिया गया है, तो आप लोग कह सकते हैं संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है, तो कनाडा से जो है वो संघीय प्रणाली लिया गया है। ठीक है, वहीं हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया से तो समवर्ती सूची लिया गया है। तो आप लोग सारे को जरूर याद रखिएगा कहाँ से क्या लिया गया है, क्योंकि हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। और भारत संविधान में सबसे ज़्यादा जो आप लोग कह सकते हैं भाग लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था, तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिएगा। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है वो क्या किया जाता है, तो स्वीकार किया जाता है। वहीं बात करें कि ये लागू कब किया गया, तो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पे किया गया था। ठीक है,
और 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो संविधान दिवस मनाते हैं। किस लिए? क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। ठीक है, तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा। और 26 जनवरी 1950 से आप लोग कह सकते हैं कि 12 मई 1952 तक संविधान सभा जो है वो अंतरिम तो अंतरिम संसद के रूप में काम करती है। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 10 पे। और 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त हैं। तो क्या प्राप्त है, तो आप लोग को बताना है कि प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, और सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा का विश्वास। तो जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक वो प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। और आप लोग याद रखिएगा कि अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री को बहुमत दल का नेता बनाया जाता है, और अनुच्छेद 75 के तहत ही प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति जो है वो शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो ये नियुक्त करते हैं या शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। आप लोग इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि हमारे संसद में कह सकते हैं कि कुल मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, तो हमारे संसद में कुल सीटों का जो है 15% जो है वो मंत्रियों की संख्या हो सकती है। ठीक है, और ये कब लाया गया था, तो 91वां संविधान संशोधन आप लोग रखिएगा याद कि 91वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 11, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को क्या किया गया था, तो संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आप लोग कह सकते हैं कि 1992 में ये पारित हुआ था, 1993 में ये लागू किया गया था। ठीक है, और उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। आप लोग ये भी बात याद रख सकते हैं। और ये किस में जोड़ा गया, तो आप लोग कह सकते हैं भाग 9 में इसे जोड़ा गया, और अनुच्छेद 243 से लेके 243 के क से लेके 243 के 9 तक इसे जोड़ा गया है। ठीक है, और आप लोग याद रख सकते हैं कि इसको हम लोग डीपीएसपी में अनुच्छेद 40 में भी पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 12। और 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन जो है वो महात्मा गांधी की रचना नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा द होली फैमिली। ये महात्मा गांधी की रचना नहीं है। ये किन की रचना है, तो ये कार्ल मार्क्स की रचना है। ठीक है, और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है महात्मा गांधी की है, हरिजन महात्मा गांधी की है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी की है। ठीक है, तो ये सारे बात आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग याद रखिएगा मदर इंडिया किसकी है, तो कैथरीन मेयो की है। वहीं बात करें हम लोग रिपब्लिक की, तो रिपब्लिक प्लेटो की है। ठीक है, और डिवाइन कॉमेडी जो है वो दांते की है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 13 क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक या पुस्तकें श्री मुल्कराज आनंद की लिखी हुई है। तो कौन सी इसमें से मुल्कराज आनंद की आप लोग बताइएगा, कुली, द बार्बर ट्रेड यूनियन और टू लिव्स एंड अ बेड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, वहीं आप लोग ये याद रखिएगा कि कुलदीप नायर का भी पूछा जाता है। तो कुलदीप नायर का आप लोग याद रख सकते हैं जजमेंट। ठीक है, और इंडिया आफ्टर नेहरू और विंडोज दी लाइन्स। तो ये सारे पुस्तक आप लोग जरूर याद रखिएगा। और बार बार ये पूछा जाता है इंडिया आफ्टर नेहरू किसकी है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कुलदीप नायर की। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है लाइफ डिवाइन। तो लाइफ डिवाइन जो है वो किन की रचना है, तो लाइफ डिवाइन जो है अरविंद घोष की रचना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेज का पूरा रूप है। तो आप लोग बताइए क्या सेज का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सेज का फुल फॉर्म होता है आप लोग का कौन सा होता है, तो बताइएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये सेज का पूरा नाम है। और इसका उद्देश्य क्या है इसका गठन करने का, तो इसका उद्देश्य है निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ईपीजेड क्या है, तो ईपीजेड का पूरा नाम होता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। और एईजेड पूछ लिया जाए तो एईजेड होता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा कौन कौन सा, तो ईपीजेड क्या होता है, तो
एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और AEZ, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। AEZ क्या होता है? तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 15, और 15 नंबर प्रश्न कह रहा है सार्क का पूरा नाम है। तो आप लोग बताइएगा सार्क का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका पूरा फुल फॉर्म हो गया, और इसकी स्थापना जो है वो 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। ठीक है, और इसका कहाँ किया गया था इसकी स्थापना? तो आप लोग याद रखिएगा कि ढाका में हुआ था। ठीक है, और वहीं इसका मुख्यालय मैंने आपको बताया कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू नेपाल में है, और इसमें 8 देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन से? तो आप लोग कह सकते हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव और अफगानिस्तान। तो ये सारे आप लोग इसके याद रखिएगा कि इस सार्क के जो हैं वो मेंबर सदस्य हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं देखिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगला प्रश्न है 16 नंबर, और 16 नंबर प्रश्न कह रहा है मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा रंग से मानचित्र में जो है पहाड़ों को दर्शाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग से दर्शाते हैं। ठीक है, वहीं हम लोग बात करें नदी को, तो नदी को जो है वो ब्लू रंग से दर्शाते हैं। ठीक है, वहीं हम लोग बात करें ऊंचा स्थान जो होता है, तो ऊंचे स्थान को जो है हम लोग पीले रंग से दर्शाते हैं। तो ये सारी बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 17, और 17 नंबर प्रश्न कह रहा है सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वहीं हम लोग बात करें कि रेशम का दूसरा उत्पादक देश कौन सा है, तो दूसरा पे हमारा भारत आता है। ठीक है, और भारत में 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। कौन कौन सा? तो ईरी, सहतूत, तसर और मूंगा। और इसमें भी आप लोग याद रखिएगा कि मूंगा रेशम जो है वो उसमें भारत का एकाधिकार है, सिर्फ वो भारत में ही उत्पादन होता है मूंगे रेशम का। ठीक है, और केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है वो मैसूर में है। ठीक है, मैसूर में है, और मैसूर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। कौन सा? तो केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 18 पे, और 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कारगिल अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था। तो आप लोग को बताना है कि कारगिल के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, नवाज शरीफ। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, और हम लोग बात करें तो पाकिस्तान और भारत के बीच कुल 4 युद्ध आप लोग कह सकते हैं कि लड़े गए हैं। तो प्रथम कब हुआ था? तो 1947-48 में। दूसरा कब हुआ था? तो 1965 में। तीसरा 1971 में, जिसके तहत बांग्लादेश को आप लोग कह सकते हैं कि बांग्लादेश का उदय हुआ था। और चौथा कब हुआ था? तो 1999 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 19, और 19 नंबर प्रश्न क्या करा है? जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिएगा कि ये जंप बॉल जो है किन खेल से संबंधित है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, ये बास्केट खेल से संबंधित है जंप बॉल। ठीक है, और बास्केट में जो होते हैं वो प्रत्येक टीम में आप लोग कह सकते हैं कि 5-5 खिलाड़ी होते हैं। तो ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। वहीं आप लोग याद रखिएगा कि टी शब्द किस खेल से संबंधित है, तो टी शब्द जो है वो आपके पोलो से संबंधित है। वहीं आप लोग याद रखिएगा क्यू शब्द जो है कौन सा, तो आप लोग याद रखिएगा क्यू, और क्यू जो है किस शब्द से है, तो क्यू जो है वो बिलियर्ड्स से है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें कौन सा, तो बटरफ्लाई, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई जो है वो किससे है, तो बटरफ्लाई जो है वो आपका तैराकी से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न है 20 नंबर। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम लिखा था। तो आप लोग को बताना है कि ये आई हैव अ ड्रीम किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर किंग की रचना है आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, और आप लोग कह सकते हैं कि मार्टिन लूथर को जो है वो यूएसए का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, और अब्राहम लिंकन जो है वो यूएसए में दास प्रथा को खत्म करने के लिए जाने जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है। तो आप लोग इसका सही उत्तर कीजिएगा।
और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कास्ट वीडियो जो है वो किस चीज़ से बना है? तो भूमिगत जल से बना है। ठीक है, और भी आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे कौन सा? तो सर्क, हिम, सर्क जो है वो ये वाला सर्क सी में जो है वो किससे बनता है? तो आप लोग कह सकते हैं कि हिम के अपरदन से बनता है। वहीं हम लोग बात करें ड्रमलिन की, तो ड्रमलिन जो है वो हिम के निक्षेपण से बनता है। ठीक है, तो आप लोग ये भी बात याद रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न 22 नंबर, और 22 नंबर प्रश्न कह रहा है पौधों में मुख्य प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? तो प्राथमिक पूछ रहा है, तो आप लोग इसका आंसर कीजिएगा, और इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश जो है वो क्या है? तो प्राथमिक, या आप लोग कह सकते हैं कि मुख्य पोषक तत्व है। वहीं हम लोग बात करें कि पौधों में गौण पोषक तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक जो है वो गौण पोषक तत्व है। और वहीं हम लोग बात करें कि सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होता है पौधे में? तो लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन, तो ये सारे क्या हैं? तो सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 23 नंबर। क्या कह रहा है? एस्कीमो के घर बने होते हैं। तो आप लोग को इसका आंसर करना है, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बर्फ़ के बने होते हैं। ठीक है, और आप लोग कह सकते हैं कि इसे क्या कहा जाता है? तो इसे इग्लू कहते हैं। आप लोग इसे याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? तो इग्लू भी कहते हैं। ठीक है, अब एक आप लोग से पूछ लिया जाता है कि ऑल, तो ऑल क्या है? तो ऑल भी जो है वो यूरोप के काकेशस पर्वत में जो रहने वाले जनजाति होते हैं, तो उनके आवास को क्या कहा जाता है? तो ऑल कहा जाता है। ठीक है, वहीं अगर आप लोग से पूछ लिया जाए यूर्त, ठीक है, तो यूर्त क्या है? तो आप लोग कह सकते हैं कि मध्य एशिया में जो स्टेपी के इलाकों में जो जनजाति रहते हैं, ठीक है, वहीं पे जो प्रवास आवास जो उन लोगों का होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे यूर्त कहा जाता है। और यूर्त जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है? तो पशुओं के खाल से बना होता है। ठीक है, तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। तो आप लोग को बताना है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। ठीक है, और 1911 में जॉर्ज पंचम के सम्मान में क्या रखा जाता है? तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, और इसी दिल्ली दरबार में जो है वो कलकत्ता से दिल्ली क्या है? तो राजधानी बनाने की घोषणा की जाती है। और इसी इसी दिल्ली दरबार में क्या किया जाता है? तो आप लोग कह सकते हैं बंगाल विभाजन को भी रद्द किया जाता है, और इसी दिल्ली दरबार में जो है आप लोग कह सकते हैं कि बंगाल से अलग कर बिहार को एक अलग राज्य बनाया जाता है। ठीक है, आप लोग ये सारे बात याद रखिएगा। और दिल्ली जो है वो 1912 में जो है वो राजधानी बनती है, और उस समय वायसरॉय कौन होते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो होते हैं वो उस समय वायसरॉय होते हैं। ठीक है, और आप लोग एक बात और याद रख सकते हैं कि रास बिहारी घोष के द्वारा जो है वो हार्डिंग के ऊपर इसी दिल्ली दरबार के दौरान जो है क्या किया गया था? तो बम फेंका गया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकते हैं। तो आप लोग को बताना है इसका सही उत्तर, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, एंग्लो इंडियन। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है? तो अब ये जो है इसे हटा दिया गया। अब राष्ट्रपति जो है वो एंग्लो इंडियन को प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि ये संविधान के संशोधन एक आप लोग कह सकते हैं कि 126वां विधेयक के तहत, और संशोधन नंबर 104 आप लोग कह सकते हैं 104 नंबर संशोधन के तहत क्या किया गया है? तो इसको अवैधानिक कर दिया गया है। ठीक, असंवैधानिक कर दिया गया। अब जो है वो एंग्लो इंडियन का कोई भी प्रतिनिधि को मनोनीत नहीं किया जाएगा। ठीक है, और आप लोग इसमें याद रखिएगा कि अनुच्छेद 331 के तहत जो है वो राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य को जो हैं वो नामित या मनोनीत करते थे। ठीक है, कितने अनुच्छेद के तहत? तो 331 के तहत लोकसभा में। वहीं आप लोग याद रखिएगा कि विधानसभा में जो है वो किस अनुच्छेद के तहत? तो विधानसभा में अनुच्छेद 333 के तहत। और अब ये दोनों अनुच्छेद को आप लोग कह सकते हैं कि निलंबित कर दिया गया या हटा दिया गया। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा कि अनुच्छेद 330 के तहत क्या किया जाता है? तो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति को आप लोग कह सकते हैं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 332 की, तो विधानसभा में अनुसूचित
जाति जनजाति के लिए जो है वो आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 पे। 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, परिवार कल्याण से है संबंध लाल त्रिकोण का। ठीक है, वहीं हम लोग बात करें तो कमल की, तो कमल किससे है? तो संस्कृति और सभ्यता से है। रेड क्रॉस किससे है? तो डॉक्टरी सहायता या अस्पताल से है। ठीक है, और काला झंडा किससे है? तो आप लोग कह सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन या विरोध का प्रतीक है काला झंडा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 27 नंबर। और 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कंटूर रेखा दर्शाती है। तो आप लोग को बताना है कि ये कंटूर रेखा कहाँ है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? तो कंटूर रेखा कहलाती है। वहीं अगर बात करें हम लोग आइसोबार क्या है? तो आइसोबार जो है वो समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहते हैं। और आइसोहाइट किसे कहते हैं? तो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात आप लोग याद रखिएगा। और आइसोबात किसे कहते हैं? तो समान गहराई वाली स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोबात कहलाती है। और आइसोथर्म क्या कहलाता है? तो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। और 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से। और उन राज्यों का नाम आप लोग याद जरूर रखिएगा कौन कौन सा है। तो देखिए क्या आता है, गुजरात आता है, राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, पश्चिम बंगाल, और आप लोग कह सकते हैं त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये कुल 8 राज्य हैं। ठीक है, और कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और 0 डिग्री रेखा को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। अ लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, जो हो जाएगा तस्लीमा नसरीन जो है वो अ लाइफ पुस्तक के रचयिता हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो 30। कावेरी नदी बहती है। तो आप लोग को बताना है कि कावेरी नदी कहाँ बहती है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, जो हो जाएगा सही हो जाएगा दक्षिण भारत में कावेरी नदी बहती है। ठीक है, और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये भी बात याद रखिएगा। और आप लोग कह सकते हैं कि कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से ये कावेरी नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये क्या होती है? तो मिल जाती है। तो आप लोग ये बात भी याद रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। और 31 नंबर प्रश्न क्या करा हमारा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा में ही ये घोषणा किया गया है अमित शाह के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। और 32 नंबर प्रश्न कह रहा है घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, घना पक्षी अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें गिर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो गिर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। ठीक है, और हम लोग बात करें मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है। और हम लोग बात करें कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड ही पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और वहीं हम लोग बात करें कान्हा कहाँ है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और दाची ग्राम कहाँ है? तो दाची ग्राम जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। और 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। तो आप लोग को बताना है कि कब दल बदल कानून पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, 1985 में। और किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो 52वां संविधान संशोधन के तहत। और किस अनुसूची में जोड़ा गया है? तो अनुसूची 10 में इसे जोड़ा गया है। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री जो थे वो राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 पे। और 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, क्षिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन। ठीक है, वहीं हम लोग बात करें
गोदावरी के किनारे कौन सा है, तो कावेरी। गोदावरी के किनारे कौन सा है, तो आप लोग कह सकते हैं नासिक शहर जो है वो गोदावरी के किनारे हैं। वहीं हम लोग बात करें कौन सा, तो कावेरी। तो कावेरी के किनारे जो है वो तिरुचिरापल्ली है, ठीक है। और हम बात करें भागीरथी की, तो भागीरथी के किनारे कौन सा है, तो रुद्रप्रयाग आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। और हम लोग बात करें जो गोमती के किनारे कौन सा है, तो गोमती के किनारे लखनऊ है। वहीं अगर बात करें सरयू नदी के किनारे कौन सा है, तो सरयू के किनारे प्रसिद्ध नगर अयोध्या है, ठीक है। तो ये सारी बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर, और कानपुर किसके किनारे है, तो कानपुर गंगा के किनारे है। तो अब प्रश्न 35 का आप लोग आंसर कीजिए। कथकली, ठीक है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिएगा। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा कहाँ की, तो केरल की, ठीक है। और इसे आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, तो इसे आप लोग एक तरह से याद रख सकते हैं कि केरल में क्या होता है, तो केरल में लौंग का उत्पादन होता है, ठीक है। और लौंग किस चीज़ से बनती है, तो लौंग जो है वो कली से बनती है, फूलों की कली से। और उसी कली से आप लोग याद रखिएगा, कली कहाँ, तो केरल, और कथकली हो जाएगा केरल, ठीक है। और कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो कुचिपुड़ी कहाँ है, तो कुचिपुड़ी याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। वहीं हम लोग बात करें तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में भरतनाट्यम, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम लोग असम में, तो असम में कौन सा है, तो असम में सतरिया डांस है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें उत्तर भारत में या उत्तर प्रदेश आप लोग कह सकते हैं, तो उत्तर भारत में कौन सा है, तो कथक है। अगर वहीं बात करें हम लोग उड़ीसा में, तो उड़ीसा में ओडिसी है। और मणिपुर में तो मणिपुरी है। और आप लोग याद रखिएगा कि केरल में एक और डांस है, कौन सा, तो मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम कहाँ है, तो केरल में है। तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। और 36 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन 2 राज्यों की राजधानी है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा चंडीगढ़, ठीक है। और चंडीगढ़ जो है वो किस किस की राजधानी है, तो आप लोग कह सकते हैं कि पंजाब की और हरियाणा की। और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की भी राजधानी चंडीगढ़ ही है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और दिल्ली तो भारत की राजधानी है। गांधीनगर कहाँ की है, गुजरात की है। जयपुर कहाँ की है, तो राजस्थान की है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। और 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मेगास्थनीज राजदूत था, तो आप लोग को बताना है कि किन का राजदूत था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था कौन, मेगास्थनीज। और ये किन के दरबार में आए थे, तो आप लोग कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आए थे। और इनकी रचना कौन सी है, तो इंडिका इनकी रचना है, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है वो 322 ईसा पूर्व में क्या किया गया था, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था धनानंद को मार के, ठीक है, और या पराजित करके। और हम लोग बात कर सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है वो फाहियान आया था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 पे। और 38 नंबर प्रश्न क्या करा है, भारत की कुल समुद्री सीमा लंबी है, तो बताना है आपको भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है। तो देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आप लोग का कितना, तो 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। ये हो जाता है इसका सही उत्तर, इतनी लंबी है भारत की समुद्री सीमा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आप लोग डी भी कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, लेकिन डी आंसर में दिया हुआ है तो इसका उत्तर हमारे हिसाब से डी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 7500 किलोमीटर तो दिया है लेकिन इनमें से कोई नहीं दिया है। तो फैक्ट पे अगर जाएँ तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि भारत की मुख्य भूमि जो है वो उसकी तट कितनी लंबी है, तो उसकी तट जो है आप लोग कह सकते हैं कि 6100 किलोमीटर है, ठीक है। अगर वहीं हम लोग बात करें कि स्थलीय सीमा भारत की कितनी है, तो स्थलीय सीमा जो है भारत की 15200 किलोमीटर है, ठीक है। तो आप लोग ये बात याद रख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। और 39 नंबर प्रश्न क्या करा, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 सिद्धार्थ, ठीक है। और बुद्ध जो थे वो शाक्य कुल के थे या शाक्य गणराज्य के आप लोग कह सकते हैं क्या थे, तो क्षत्रिय थे। और महावीर स्वामी भी क्या थे, तो वो भी क्षत्रिय थे, ठीक है। और आप लोग ये जरूर याद रखिएगा बुद्ध का
बचपन का नाम सिद्धार्थ और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, ठीक है। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। और गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, अलार कलाम, ठीक है। अलार कलाम जो थे वो गौतम बुद्ध के क्या थे, तो प्रथम गुरु थे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 40। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को कहते हैं, तो आप लोग को बताना है इसका सही उत्तर। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। और देखिए आप लोग कह सकते हैं सबसे उत्तरी हिमाद्री हो गई, उसके बाद हिमाचल हो गई और उसके बाद सबसे आखिरी में शिवालिक होता है, ठीक है। इसे 3 भाग में ऐसे बांटते हैं। और अगर हम लोग देखें पूरब से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ किस तरह से बांटा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा कि सिंध एवं सतलज के बीच की जो नदियों के बीच की जो हिमालय है उसे क्या कहा गया है, तो उसे पंजाब हिमालय कहा गया है। वहीं सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा गया है, तो कुमायूं हिमालय कहा गया है। और काली नदी से तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा गया है, तो नेपाल हिमालय कहा गया है। और तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा गया है, तो असम हिमालय कहा गया है, ठीक है। तो ये बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 41। और 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा युग्म गलत है, तो आपको गलत पहचानना है। तो देखिए 1 जुलाई डॉक्टर दिवस, ये सही है। 23 जनवरी नेताजी जयंती, ये भी सही है। 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस, तो आपको ये भी सही है। और अगर वहीं बात करें हम लोग 4 दिसंबर विश्व प्राकृतिक दिवस, तो ये गलत है, क्योंकि 4 दिवस को जो है वो क्या हम लोग मनाते हैं, तो 4 दिवस को याद रखिएगा, नौसेना दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक है। और 7 अप्रैल को जो है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 16 अक्टूबर को क्या है, तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो ये सारी बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 42। और 42 नंबर प्रश्न कह रहा है पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कहलाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, कोर कहलाता है, ठीक है। और कोर जो है वो किस चीज़ की बहुतायत होती है कोर में, तो आप लोग याद रखिएगा, इसे हम लोग NiFe नीफे भी कहते हैं, निकेल और, ठीक है, फेरस की। तो आप लोग कह सकते हैं इसमें लोहा और किसकी, तो निकेल की जो है वो बहुतायत होती है। वहीं अगर बात करें हम लोग सियाल, तो सियाल कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ये क्रस्ट या आप लोग कह सकते हैं कि भूपटपट्टी में पाया जाता है। और सियाल में क्या क्या रहता है, तो Si से क्या होता है, तो सिलिकॉन, Al से एल्युमिनियम, इसीलिए हम लोग सियाल कहते हैं। तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम की बहुतायत पाई जाती है। और सीमा क्या है, तो सीमा जो है वो मेंटल में पाया जाता है, और इसमें क्या है, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो है वो पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 43। और 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो या आप लोग कह सकते हैं भारतीय रिवॉल्यूशन की माता किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, माता जो है वो किसे कहा जाता है, जननी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैडम कामा को, ठीक है। और विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो क्या थी, तो UN महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है। और सुचेता कृपलानी क्या थी, तो सुचेता कृपलानी वो पहली मुख्यमंत्री बनने वाली महिला है, ठीक है। तो आप लोग ये सारी बात याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 44। और 44 नंबर प्रश्न क्या करा है, भारत में भ्रंश घाटी का उदाहरण कौन सा है, तो इसका कौन सा नहीं है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, गंडक जो है वो भ्रंश घाटी में नहीं बहती है, ठीक है। गंडक क्योंकि नेपाल से निकलती है और आप लोग कह सकते हैं कि बिहार होते हुए ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। और नर्मदा और ताप्ती दोनों जो है वो भ्रंश घाटी से बहती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 45। और 45 नंबर प्रश्न कर रहा है, साइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है, तो ये आप लोग को बताना है कि साइलॉक किस पात्र की रचना में है। और इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस जो शेक्सपियर की रचना है, इसी में साइलॉक नामक व्यक्ति का जिक्र है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 46। और 46 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया, और इसरो द्वारा कब रखा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, 2022 को, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 47। क्या कर रहा है,
भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन तीनों व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। और 48 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह का। और मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है, कौन कौन सा है? तो आप लोग कह सकते हैं फोबोस और डिमोस। ठीक है, और आप लोग कह सकते हैं कि मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और मंगल ग्रह का पलायन वेग कितना है? तो आप लोग याद रखिएगा 5.027 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वहीं हमारे पृथ्वी पर कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है? 49 नंबर, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्मृति मंदाना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। और 50 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका कानूनगो को चुन लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51। और 51 नंबर प्रश्न कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी इसके हिसाब से सही हो सकता है। ठीक है, और इसका आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे हिसाब से यही उत्तर सही होगा। और अगर उत्पादक रहता तो उत्पादक सही हो जाता। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 52। और 52 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी जो हो जाएगा, ये दाब विद्युत प्रभाव पे काम करता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? अगला प्रश्न है 53 नंबर, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, नियॉन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न कौन सा है? 54 नंबर, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा? तो बी जो हो जाएगा, वो लाल रक्त कोशिकाओं के थ्रू जो है उस शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। ठीक है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे ही हम लोग आरबीसी कहते हैं। ठीक है, और आप लोग कह सकते हैं कि आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 100 से 120 दिन होता है। और ये कहाँ पे बनता है? तो इसका निर्माण जो है वो बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा क्या है? 55 नंबर। और 55 नंबर प्रश्न कह रहा है सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है? तो सोरा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो सोरा का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? तो KNO3 लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी में आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये विस्फोटक होता है बारूद, और एक विस्फोटक कौन सा है? तो RDX। और RDX का हम लोग से बार बार पूछ लिया जाता है फुल फॉर्म इसका क्या है? तो रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव जो है, इसका फुल फॉर्म है RDX का क्या? तो रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56। और 56 नंबर पर एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप लोग प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, और आप लोग को मैंने इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बताए, तो आप लोग इसका उत्तर कीजिए। और इसका देखिए किस तरह पे बनेगा, किस फॉर्मूले पे? तो अवतल दर्पण है तो क्या हो जाएगा? आप लोग कह सकते हैं क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आप लोग का 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, और इस पे हम लोग रखेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 1/f जो हो जाएगा इसका निगेटिव होता है, तो 1/-15 इक्वल टू 1/v। और u कितना है? तो u भी निगेटिव होगा, तो 1/-30। तो देखिए ये प्लस हो जाएगा, तो अब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? आप लोग कह सकते हैं 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/15 और -1/30। तो इसका आ जाएगा आप लोग का एलसीएम 30। तो ये क्या हो जाएगा? -2 -1। ठीक है, तो कितना हो गया? तो ये हो गया -3/30।
तो v इजकल टू कितना आ गया, तो v इजकल टू आ गया माइनस, ये माइनस कितना आ गया, तो कटेगा तो -10, और इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा -10। तो देखिए ये डी में है, तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 57 नंबर। क्या कह रहा है, वर्षा की बूंदे गोल होने का कारण क्या है। तो वर्षा की बूंद क्यों गोल हो जाती है, आप लोग से पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, जल के पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे, और अगला प्रश्न क्या है 58 नंबर। किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, और इसका क्या हो जाता है, आप लोग कह सकते हैं के इजकल टू हाफ mv²। इस पर आप लोग बनाएंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न नंबर 59 पे। 59 नंबर क्या कर रहा है, शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है। तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यकृत की क्षति होती है। ठीक है, और यकृत को हम लोग क्या कहते हैं, तो लीवर कहते हैं। और धूम्रपान से क्या होता है, तो आप लोग कह सकते हैं फेफड़ा क्षतिग्रस्त होता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि पीलिया रोग से क्या होता है, तो पीलिया रोग से यकृत, आप लोग कह सकते हैं कि यकृत प्रभावित होता है। टाइफाइड से क्या होता है, तो आंत प्रभावित होता है। ठीक है, तो आप लोग ये सारी बात याद रखिएगा। और गुर्दों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुर्दा को किडनी कहते हैं। तो किडनी से क्या प्रभावित होता है, या किडनी किस चीज़ का बना होता है, तो इसकी इकाई जो होती है वो नेफ्रॉन होती है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा। और तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन सी होता है, तो न्यूरॉन होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 60। और 60 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व है। तो 60 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 60 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन ही पाया जाता है। ठीक है, और कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है, तो 6 होता है, और ये पी ब्लॉक का सदस्य है। ठीक है, और इसके आप लोग अप्रूप याद रख सकते हैं कौन कौन से, तो हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 61 पे। MnO2 प्लस 4HCl से क्या बन रहा है, तो MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 दी गई अभिक्रिया उदाहरण है। तो बताइए ये जो अभिक्रिया दिया गया वो किसके उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, ये रेडॉक्स के उदाहरण है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। और 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दही का जमना कौन सी प्रक्रिया है। तो दही किस प्रक्रिया के तहत जमता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, वो रासायनिक प्रक्रिया के तहत जमता है। ठीक है, और रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है, जो प्रोडक्ट एक बार बन जाता है वो वापस से अपने प्रारंभिक में नहीं आ सकता। और भौतिक में क्या होता है, तो भौतिक में वो वापस से अपने मूल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पानी है, पानी से हम लोग बर्फ़ बना लिए, तो ये क्या हो गया, ये भौतिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि बर्फ़ से पुनः पानी मिल सकता है। लेकिन अगर कागज़ है और कागज़ को हम जला दिए तो फिर राख से हमें कागज़ प्राप्त नहीं हो सकता। तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि मोमबत्ती का पिघलना जो है वो क्या है, तो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती का जलना जो है वो क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 63। ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो कांच का बना होता है। ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 64। और 64 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, पोलोनियम जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ये आवर्त सारणी के अंतिम उपधातु हैं। ठीक है, और पोलोनियम के सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक हैं, ये बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके 210 से भी ज़्यादा समस्थानिक है। ठीक है, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो परमाणु संख्या जो है वो इसका 84 होता है। ठीक है, आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 65 नंबर कह रहा है, यदि अम्ल की प्रक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलेगी। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 66 नंबर। और 66 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकेंड है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगी। तो समय इजकल टू क्या होता है, तो समय बराबर हो जाता है आपका दूरी बट्टे चाल, और दूरी कितना है 7 किलोमीटर। किलोमीटर को हम लोग क्या करेंगे, तो मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपॉन कितना है चाल, तो 700 है। तो देखिए ये गया और इससे ये गया, तो कितना बच गया, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड कौन सा है, तो ऑप्शन सी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 67 नंबर। क्या कह रहा है,
मीथेन गैस बनती है। तो आप लोग को बताना है कि मीथेन गैस कैसे बनती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पे मीथेन गैस बनता है, ठीक है। और मीथेन गैस को हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। वहीं हम लोग याद रखेंगे कि जब व्हेल मर जाती है तो कुछ दिन के बाद क्या होता है, तो वो विस्फोट हो जाता है। और वो विस्फोट क्यों होता है, तो उसके अंदर मीथेन गैस बन जाता है, इसी कारण विस्फोट होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 68। और 68 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। तो हीरा ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है, आप लोग बताइएगा। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा। हीरा जो होता है वो चतुष्फलकीय होता है और ग्रेफाइट जो होता है वो खटकोणीय होता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और हीरा जो होता है वो ठोस होता है और ग्रेफाइट मुलायम होता है। हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। और हीरा का अपवर्तनांक आप लोग जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कितना, तो 3.452 और ग्रेफाइट का कितना, तो 2.52। तो इसका अपवर्तनांक आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और हीरा जो है वो पारदर्शी और रंगहीन होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है वो आप लोग कह सकते हैं कि अपारदर्शी और काला होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 69। क्या कर रहा है, शुष्क तेल में जिंक की सतह पर होती है। तो आप लोग को बताना है शुष्क तेल में जिंक की सतह पर क्या होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा, तो बी हो जाएगा, ये ऋणात्मक होता है, ठीक है। और आप लोग कह सकते हैं कि शुष्क तेल में जो है जिंक जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो जिंक का रड जो हम लोग एनोड के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं कैथोड में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो कैथोड में हम लोग ग्रेफाइट के छड़ का इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर जो है वो धन आवेशित रहता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 70 नंबर। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अनुक आयतन कितना होता है। तो इसका 70 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी 22.4 लीटर, ठीक है। और आदर्श गैस समीकरण क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो पी भी इजकल टू NRT, आप लोग इसका याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 71 नंबर। क्या कह रहा है, मानव में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, अक्सर जो है B+ या B पॉजिटिव वाले ग्रुप जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा, तो 72। मशरूम है, तो आप लोग को बताना है मशरूम क्या है। तो मशरूम जो है वो क्या है, तो ऑप्शन बी फंजाई यानी कवक है, ठीक है। और कवक की कोशिका जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और हम लोग अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है, तो 73 नंबर। और 73 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। तो देखिए हम लोग को इसे आसानी से याद रख सकते हैं, क्या होता है, बेवजियोर। तो हम लोग इसे कैसे लिखते हैं, BI, ये हो गया B, उसके बाद हो गया GYOR। तो देखिए इसमें सबसे ऊपर कौन सा हो गया, तो देखिए सबसे ऊपर हमारा रेड हो गया, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन सा होता है, तो लाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लाल, ठीक है। वहीं अगर आप लोग बात कीजिएगा कि बैगनी रंग का जो होता है वो तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि तरंग, और आप लोग कह सकते हैं कि लाल रंग की आवृत्ति जो होती है वो सबसे कम होती है और बैगनी की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे ऊपर जाएंगे तो आवृत्ति घटेगी और जैसे नीचे आएंगे तो तरंग दैर्घ्य घटेगा। तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग कह सकते हैं कि बैगनी रंग का विक्षेपण जो होता है वो सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपण जो होता है वो सबसे कम होता है। तो ये सारी बात भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 74 नंबर। कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे लाइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिल्स इत्यादि का प्रजनन किस प्रकार होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी बीजाणु से, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है 75 नंबर, और जो आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है। और क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आप लोग आंसर कीजिएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग को पता होगा कि सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है, तो ध्रुवों पे लगता है, और
आप कह सकते हैं कि सबसे कम आप लोग कह सकते हैं कि विषुवत रेखा पे इस हिसाब से। और हम लोग जैसे जैसे ऊपर की ओर उठ जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण घटते जाता है, और जैसे जैसे धरातल के नीचे जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ते जाता है, और पृथ्वी के केंद्र पे गुरुत्वाकर्षण बल 0 होता है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अब आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और आप लोग को ये सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जैसे ही हमारी अगली वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उससे भी अपने आने वाले एग्जाम के लिए एक बेहतर तैयारियां कर सके। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग की तैयारियां बेहतर चल रही होगी, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहेंगे और अपने एग्जाम के लिए तैयारियां करते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे एक अगले सेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।